सो वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ बीएमसी जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। तो अभी तक हमने बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है वो देखा है। तो आज से हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पावर सिस्टम में क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो हमें तो पता ही है कि स्टार्टिंग में पावर प्लांट्स में जो पावर होता है वो जनरेट होता है, उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट होता है और बाद में हमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आज से हम लोग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये टॉपिक देखेंगे, जिसमें आज के लेक्चर में हम सबस्टेशन ये टॉपिक कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है सबस्टेशन। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है सबस्टेशन का। द असेंबली ऑफ apparatus used to change some characteristics of the electric supply is called a substation। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई है जहाँ पे हम लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर देते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, या तो वोल्टेज चेंज कर सकते हैं, या तो हम लोग एसी से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो जो पावर है उसका फ्रीक्वेंसी हम लोग चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर हम लोगों ने पावर फैक्टर चेंज किया तो ये चार जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। और जिस लोकेशन पे ये हम लोग कैरेक्टरिस्टिक चेंज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सबस्टेशन। तो ये है उसका बेसिक डेफिनेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द सबस्टेशन कैसे होता है ये अभी हम लोग देख लेते हैं। तो सबस्टेशन ब्रॉडली दो कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सर्विस रिक्वायरमेंट, मतलब कौन सी सर्विस हमें चाहिए उसके ऊपर हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या फिर दूसरा कंस्ट्रक्शनल फीचर्स कि कौन से मेथड से वो कंस्ट्रक्ट किया गया है, उससे भी हम लोग उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द सर्विस रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहला जो सबस्टेशन है वो यहाँ पे लिखा है ट्रांसफॉर्मर सबस्टेशन। तो हमें पता ही है कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू चेंज द वोल्टेज फ्रॉम स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन। तो हम लोग उसको वोल्टेज इंक्रीज भी कर सकते हैं या फिर वोल्टेज डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ट्रांसफॉर्मर के भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो ट्रांसफॉर्मर सबस्टेशन होता है वो या तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर सबस्टेशन या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर सबस्टेशन। तो यहाँ पे जैसे लिखा ही है कि ट्रांसफॉर्मर सबस्टेशन में क्या होता है, चेंज द वोल्टेज लेवल ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो इसमें वोल्टेज लेवल चेंज होता है या तो अप या फिर डाउन। देन रिसीव पावर एट सम वोल्टेज एंड डिलीवर इट टू सम अदर वोल्टेज। वही मतलब या तो स्टेप अप होगा या फिर स्टेप डाउन होगा, जिसमें इनकमिंग और आउटगोइंग का जो वोल्टेज है वो चेंज होगा। मोस्ट ऑफ द सबस्टेशंस इन द पावर सिस्टम आर ऑफ दिस टाइप। मतलब जो टोटल ग्रिड में जितने भी नंबर ऑफ सबस्टेशंस है उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सबस्टेशन ट्रांसफॉर्मर सबस्टेशंस होते हैं। तो हम लोग उसको कह सकते हैं, उसको और फर्दर हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या तो स्टेप अप में जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है या फिर स्टेप डाउन। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर सबस्टेशन होता है वो यूजुअली जनरेटिंग साइड में होता है, क्योंकि हमें पता ही है कि जनरेटर के बाद जब हम लोग ट्रांसमिट करते हैं उसके लिए हम लोग वोल्टेज को है वो बढ़ा देते हैं। इसलिए हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर सबस्टेशन जनरेटर साइड पे लगाते हैं, और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सबस्टेशन है वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन साइड में लगाते हैं। तो सेकेंड है हमारा स्विचिंग सबस्टेशन। तो स्विचिंग सबस्टेशन में क्या होता है, हमें नाम से ही पता चलता है कि इनकमिंग एंड आउटगोइंग लाइंस हैव द सेम वोल्टेज। तो इसमें इनकमिंग एंड आउटगोइंग का वोल्टेज है वो सेम होता है। ट्रांसफार्मर में कैसा था, इनकमिंग एंड आउटगोइंग का वोल्टेज अलग अलग था, लेकिन स्विचिंग सबस्टेशन में दोनों साइड का वोल्टेजेस सेम होता है, और हम लोग ये खाली स्विचिंग पर्पज के लिए ही यूज करते हैं। तो स्विचिंग पर्पज या फिर स्विचिंग सबस्टेशन हमें क्यों लगता है, तो यूजुअली जो फॉल्टी पार्ट है वो हम लोग डिफरेंशिएट इजीली कर सके, और जो हेल्दी पार्ट है उसे कंटिन्यूस पावर सप्लाई हम लोग प्रोवाइड कर सके। तो जितना भी अनहेल्दी पार्ट या फिर जितना भी फॉल्टी पार्ट है सिर्फ उतना ही हम लोग सिस्टम से आउट कर सके, इसलिए हम लोग स्विचिंग सबस्टेशन यूज करते हैं। या फिर अगर कोई हमें मेंटेनेंस का भी काम करना हो तो उसके लिए स्विचिंग सबस्टेशन का बहुत ही यूज होता है। एंड इट इज सिंपली परफॉर्म द स्विचिंग ऑपरेशंस ऑफ द पावर लाइन। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे स्विचिंग सबस्टेशन दिखाया गया है। द थर्ड सबस्टेशन इज पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा ही है कि पावर फैक्टर करेक्शन क्या होता है, तो ये आपको समझने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। इट इज यूज टू इंप्रूव द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम, करेक्ट, ये हमने देखा ही है। देन सच सबस्टेशंस आर जनरली लोकेटेड एट द रिसीविंग एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ये भी हम लोगों ने देखा ही था कि जो पावर फैक्टर इंप्रूविंग जो डिवाइस होता है वो हम लोगों ने लोड साइड पे लगाया था। तो जो पावर फैक्टर इंप्रूविंग जो डिवाइस है वो हम लोग सबस्टेशन में रखते हैं, और वो सबस्टेशन को हम पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन भी बोल सकते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज these substations generally use the synchronous condenser as the power factor improvement equipment। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा ही था कि सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है। तो जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सिंक्रोनस कंडेंसर होता है द ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर
रनिंग ऑन नो लोड और लाइटर लोड्स। तो इसलिए मैक्सिमम सबस्टेशन में हम सिंक्रोनस कंडेंसर ही यूज होता है, या फिर आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि हम लोग कैपेसिटर बैंक्स भी यूज कर सकते हैं एज अ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट इक्विपमेंट। तो जो नेक्स्ट सबस्टेशन है वो हम लोग देख लेते हैं, कन्वर्टिंग सबस्टेशन। सो दो सबस्टेशन विच चेंज एसी पावर इनटू द डीसी पावर आर कॉल्ड कन्वर्टिंग सबस्टेशन। मतलब इसमें इनकमिंग जो पावर है वो एसी है और जो आउटगोइंग पावर है वो डीसी पावर है। दिस सबस्टेशन रिसीव एसी पावर एंड कन्वर्ट इट टू डीसी पावर, यस, एंड विद द सुटेबल apparatus to supply for such purposes as traction, electroplating और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। तो हमें अगर ट्रैक्शन में इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में अगर हम लोगों को डीसी पावर चाहिए तो वो हम लोग ये कन्वर्टिंग सबस्टेशन से यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट टाइप ऑफ सबस्टेशन इज इंडस्ट्रियल सबस्टेशन। दो सबस्टेशन विच सप्लाई पावर टू द इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल कंसर्न्स आर नोन एज इंडस्ट्रियल सबस्टेशन। मतलब किसी भी इंडस्ट्री में अगर 33 kV या फिर 11 kV का डायरेक्टली उनको सप्लाई चाहिए है तो ये सबस्टेशन यूज करके हम लोग उसको डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे घर पे जो वोल्टेज आता है वो 400 वोल्ट होता है, 3 फेज वोल्टेज, या फिर सिंगल फेज में 230 वोल्ट। लेकिन किसी भी इंडस्ट्रीज में हायर वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है तो हम ये सबस्टेशन यूज करके उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द सर्विस रिक्वायरमेंट। तो अभी हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शनल फीचर्स। तो फर्स्ट सबस्टेशन इसमें है वो है इंडोर सबस्टेशन। नाम से ही पता चलता है कि जो कुछ भी इक्विपमेंट्स रहेंगे वो इंडोर रहेंगे। फॉर वोल्टेजेस अप टू 11 kV, तो ये जो इंडोर सबस्टेशन है ये यूजुअली 11 kV तक ही हम लोग यूज करते हैं। इक्विपमेंट ऑफ द सबस्टेशन इज इंस्टॉल्ड इंडोर बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंसिडरेशन। तो अगर 11 kV से अगर ज़्यादा वोल्टेज हमें चाहिए तो हम बाकी के जो आउटडोर सबस्टेशन वगैरह है उधर हम लोग शिफ्ट करते हैं, लेकिन अप टू 11 kV हम इंडोर सबस्टेशन ही यूज करते हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंसिडरेशन। However, when the atmosphere is contaminated with impurities, these substations can be erected for voltage up to 66 kV। तो उन्होंने एक एडिशनल एक्सेप्शन केस भी दिया है कि अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन अगर अच्छा नहीं है, जहाँ पे इम्प्योरिटीज बहुत है, तो वो पर्टिकुलर केस में हम अप टू 66 kV तक भी इरेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर बाहर इम्प्योरिटीज ज़्यादा होंगी तो इक्विपमेंट का जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो भी बहुत बढ़ जाएगा एंड जो इक्विपमेंट्स है वो इजीली डैमेज होते हैं। तो पर्टिकुलर कुछ केसेस में जहाँ पे इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, तो हम वहाँ पे अप टू 66 kV तक भी इंडोर सबस्टेशन इरेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टाइप इज आउटडोर सबस्टेशन। फॉर वोल्टेजेस बियॉन्ड 66 kV द इक्विपमेंट इज इनवेरिएबली इंस्टॉल्ड आउटडोर। तो बियॉन्ड 66 kV हम आउटडोर सबस्टेशन पे ही जाते हैं। It is because for such voltages the clearances between the conductors and the spaces required for switches। तो अगर हायर वोल्टेज जितना लगेगा तो उतना ही कंडक्टर के बीच में जो क्लियरेंस होता है उसका भी साइज बढ़ जाता है, मतलब हायर क्लियरेंस हमें चाहिए होता है। एंड द स्पेसेस रिक्वायर्ड फॉर द स्विचेस, तो जो स्विचेस होता है सबस्टेशन में वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, उनका जो मूवमेंट करने के लिए उन्हें कुछ क्लियरेंस लगता है, तो इसके लिए हम लोग आउटडोर सबस्टेशन ही प्रेफर करते हैं वहाँ पे। देन सर्किट ब्रेकर्स एंड अदर इक्विपमेंट बिकम सो ग्रेट दैट इट इज नॉट इकोनॉमिकल टू इंस्टॉल द इक्विपमेंट इंडोर। तो हायर वोल्टेजेस के लिए मतलब 66 kV यानी कि 132 400 kVs 400 kVs या फिर 132 kV, तो जैसे हम लोग 66 के आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे सर्किट ब्रेकर्स का और जो बाकी के इक्विपमेंट का जो साइज है वो भी बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए हम लोग आउटडोर सबस्टेशन प्रेफर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में आउटडोर सबस्टेशन का, आपने मैक्सिमम जगह पे आउटडोर सबस्टेशन ही देखे होंगे। द थर्ड टाइप ऑफ सबस्टेशन इज अंडरग्राउंड सबस्टेशन। सो इन थिकली पॉपुलेटेड एरियाज द स्पेस अवेलेबल फॉर इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग इज लिमिटेड एंड द कॉस्ट ऑफ द लैंड इज वेरी हाई। तो जैसे आपको पता है कि मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है, मतलब दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है एंड जो लैंड का कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए ये पर्टिकुलर केसेस में हम अंडरग्राउंड सबस्टेशन यूज करते हैं या फिर अंडरग्राउंड सबस्टेशन को हम प्रेफर करते थे। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो। देन द लास्ट वन इज पोल माउंटेड सबस्टेशंस। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो पोल पे ये जो ट्रांसफार्मर वगैरह है एंड द ट्रांसमिशन लाइन हमने प्रोवाइड की है। सो दिस इज एन आउटडोर सबस्टेशन विद इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड ओवर द हेड ऑन एच पोल और 4 पोल स्ट्रक्चर। तो ये जो पोल का स्ट्रक्चर है वो एच लेटर की तरह दिखता है, इसलिए हम लोग उसको एच पोल भी बोलते हैं या फिर 4 पोल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। 4 पोल स्ट्रक्चर अलग होता है एच पोल से। इट इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ सबस्टेशन फॉर वोल्टेजेस
not exceeding 33 kV, not exceeding 11 kV और 33 kV in some cases। तो यूजुअली हम 11 kV या फिर उससे कम वोल्टेजेस के लिए ये प्रेफर करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हम लोग 33 kV तक भी जा सकते हैं। एंड ये वन ऑफ द चीपेस्ट फॉर्म है ऑफ द सबस्टेशन, क्योंकि सिर्फ 2 पोल से एज शेप में माउंट किए हैं और उस पर हम लोग जो ट्रांसफार्मर या फिर जो स्विचेस वगैरह है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिक पावर इज ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड इन लोकेलिटीज थ्रू सच सबस्टेशन। तो जहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है वहाँ पे आपने देखा ही होगा कि पोल माउंटेड सबस्टेशंस है, और डिस्ट्रीब्यूशन साइड में ये आपको मैक्सिमम केसेस में दिखेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि इक्विपमेंट्स इन सबस्टेशंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला है बस बार। व्हेन अ नंबर ऑफ लाइंस ऑपरेटिंग एट द सेम वोल्टेज हैव टू बी डायरेक्टली कनेक्टेड, तो जहाँ पे भी सेम वोल्टेज लाइन है उसे हमें कनेक्ट करना होता है, तो वहाँ पे हम बस बार का यूज करते हैं। तो बस बार आर नथिंग बट द कॉपर और एल्यूमिनियम बार। तो बस बार बनाने के लिए हम कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का भी यूज करते हैं एंड ऑपरेट एट अ कांस्टेंट वोल्टेज। तो जहाँ पे भी कांस्टेंट वोल्टेज है वहाँ पे हम बस बार से कनेक्ट कर सकते हैं। ये वाले डायग्राम में आप देख सकते हो, आपने बहुत जगह देखे भी होंगे बस बार। द इनकमिंग एंड आउटगोइंग लाइन्स इन सच सबस्टेशंस आर कनेक्टेड टू द बस बार। तो बस बार में हम इनकमिंग लाइन कनेक्ट करते हैं एंड देन आउटगोइंग लाइन कनेक्ट करते हैं। ये हम लोग अभी देखेंगे सिंगल लाइन डायग्राम में। और उसके बीच में हम लोग सर्किट ब्रेकर्स या फिर सीटीज या फिर पीटीज या फिर लाइटनिंग अरेस्टर वगैरह बाकी के जो इक्विपमेंट्स है वो कनेक्ट कर देते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज बस बार अरेंजमेंट इन सबस्टेशंस आर सिंगल बस बार सिस्टम, सिंगल बस बार सिस्टम विद सेक्शनलाइजेशन एंड डुप्लीकेट बस बार अरेंजमेंट। तो ये तीनों अरेंजमेंट क्या क्या होते हैं ये हम वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट है सिंगल बस बार अरेंजमेंट। आप यहाँ पे देख सकते हो एक सिंगल बस बार कनेक्टेड है और वहाँ पे उसके बाद ये एक इनकमिंग लाइन है कनेक्टेड है, ये एक आउटगोइंग लाइन कनेक्टेड है, ये भी आउटगोइंग लाइन एक कनेक्टेड है यहाँ पे, एंड एक इनकमिंग लाइन यहाँ पे कनेक्टेड है। तो एक 11 kV का बस बार जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड है, एक ही बस बार है, सिंगल बस बार अरेंजमेंट, इसे हम लोग बोलते हैं सिंगल बस बार अरेंजमेंट। तो अभी हम देखते हैं कि सिंगल बस बार सिस्टम विद सेक्शनलाइजेशन क्या होता है। आप देख सकते हो ये एक बस बार सेक्शन 1 है, देन राइट साइड में यहाँ पे बस बार सेक्शन 2 है। तो ये यूजुअली एक ही बस बार होता है, यहाँ पे देख सकते हो 33 kV, यहाँ पे भी 33 kV ही लिखा है। तो एक ही बस बार है जिसको हमने 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। तो फॉर सेक्शन 1 एक इनकमिंग लाइन है, एक आउटगोइंग लाइन है। सिमिलरली सेक्शन 2 के लिए एक इनकमिंग लाइन है और एक आउटगोइंग लाइन है। तो क्या होता है, अगर किसी एक पर्टिकुलर लाइन में अगर फॉल्ट आ गया तो हम वो दूसरे बस से भी उसको सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए हम दोनों को टोटल 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि मैक्सिमम हमारी जो सिस्टम है जो हेल्दी कंडीशन में है उसे सप्लाई जो है वो प्रोवाइड होता रहे, और जो अनहेल्दी है उसे हम लोग आइसोलेट कर सके। इसलिए एक सिंगल बस बार को हम 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दें। तो ये इसका एडवांटेज है कि इसमें हम कंटिन्यूस सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं एंड इट इज मोर रिलायबल देन द प्रीवियस वन। एंड थर्ड पार्ट इज द डुप्लीकेट बस बार सिस्टम अरेंजमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बस 1 है एंड बस 2 है। तो हमने 2 अलग अलग बस प्रोवाइड किए हैं, और ये है इनकमिंग सर्किट और ये है आउटगोइंग सर्किट। किसी भी एक पर्टिकुलर बस में अगर आपका फॉल्ट आया तो जो पावर है वो हम दूसरे बस से भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें भी हमें 2 इनकमिंग लाइन से एंड 2 आउटगोइंग लाइन से, सिमिलरली 2 बसेस है। तो कोई भी एक बस फॉल्टी हुआ या फिर कोई भी एक इनकमिंग सर्किट फॉल्टी हुआ या फिर आउटगोइंग सर्किट फॉल्टी हुआ तो हम दूसरे से सप्लाई कंटिन्यू कर सकते हैं। और दोनों बसेस का कैपेसिटी हमने ऐसा सिलेक्ट किया होता है कि वो पूरे सिस्टम का लोड उठा सके। तो मेन बस है वो हम यूजुअली यूज करते हैं तो फॉर मेंटेनेंस पर्पस, या फिर अगर फॉल्ट आया तो हम ये सेकंड बस है जिसको हमने स्पेयर बस भी बोला है, तो वो स्पेयर बस से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोनों भी पूरे सिस्टम का लोड इंडिविजुअली उठा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बस कपलर है, मतलब जब भी हमें पावर ट्रांसफर करना होता है एक बस से दूसरे बस पे तो हम ये बस कपलर का यूज करते हैं। तो ये होता है टोटल डुप्लीकेट बस अरेंजमेंट। नाउ वी विल सी व्हाट इज आइसोलेटर। एन आइसोलेटर इज इसेंशियली अ नाइफ स्विच एंड इज डिजाइन टू ओपन अ सर्किट अंडर नो लोड। तो आप ये मार्क करके लेना, नो लोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। आइसोलेटर हमेशा नो लोड पे वर्क करता है। इट्स मेन पर्पज इज टू आइसोलेट वन पोर्शन ऑफ द सर्किट फ्रॉम द अदर एंड इज नॉट इंटेंडेड टू ओपन व्हाइल करंट इज फ्लोइंग इन द लाइन।
इट इज नॉट इंटेंडेड टू ओपन व्हाइल करंट इज फ्लोइंग इन द लाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि वही नो लोड पे यूज करते हैं। तो आइसोलेटर हम बेसिकली मेंटेनेंस पर्पज के लिए यूज करते हैं या फिर डबल श्योरिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं कि कोई भी लाइन जब चार्ज है तब हम उस पर काम ना करें, कोई भी मेंटेनेंस का या फिर कोई अदर काम। तो आप ये डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो आइसोलेटर है वो पर्टिकुलरली ये दोनों के बीच में कनेक्टेड है। एंड सेकेंड डायग्राम में आप देख सकते हो कि रोटेट होने के बाद यहाँ से और यहाँ से इसका कनेक्शन टूट चुका है। तो मेंटेनेंस पर्पस के लिए हम आइसोलेटर यूज करते हैं जो नो लोड पे वर्क करता है। देन उसके बाद आता है सर्किट ब्रेकर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ सर्किट ब्रेकर इज एन इक्विपमेंट विच कैन ओपन और क्लोज अ सर्किट अंडर नॉर्मल एज वेल एज फॉल्टी कंडीशन। तो जो सर्किट ब्रेकर है वो हम ओपन या फिर क्लोज कर सकते हैं सर्किट को नॉर्मल एज वेल एज फॉल्ट कंडीशन में। तो जो हमारे घर पे सर्किट ब्रेकर होता है सेम वही हम लोग सबस्टेशन में भी यूज करते हैं। मतलब उसका रेटिंग बहुत ज्यादा होता है और उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन काम सेम ही होता है। उससे हम लोग सर्किट को ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। सिमिलरली वो नॉर्मल कंडीशन में भी ऑन ऑफ करता है और वो फॉल्टी कंडीशन में भी सर्किट को ऑफ कर देता है। इट इज डिजाइन दैट इट कैन बी ऑपरेटेड मैन्युअली और बाय रिमोट कंट्रोल अंडर द नॉर्मल कंडीशंस एंड ऑटोमेटिकली अंडर फॉल्टी कंडीशन। तो फॉल्ट कंडीशन में वो ऑटोमेटिकली बिहेव करता है। हमारे घर में हमने देखा ही है कि जो सर्किट ब्रेकर है वो अगर कुछ फॉल्ट आया तो वो डायरेक्टली ट्रिप होता है। सिमिलरली वो ये जो है वो ऑटोमेटिकली बिहेव करता है फॉल्ट कंडीशंस में, और जो नॉर्मल कंडीशंस में है वो हम लोग उसको मैन्युअली भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर रिमोट कंट्रोल से भी उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर लेटर ऑपरेशन अ रिले सर्किट इज यूज विद द सर्किट ब्रेकर्स, मीन्स अंडर फॉल्टी कंडीशन सर्किट ब्रेकर को जो कमांड है वो रिले से प्रोवाइड होता है। तो रिले है क्या होता है वो हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो अभी आप ध्यान में रखिए कि सर्किट ब्रेकर खुद से सेंस नहीं करता जो फॉल्ट है वो रिले सर्किट सेंस करता है और रिले सर्किट कमांड देता है सर्किट ब्रेकर को कि अभी सर्किट को हमें ब्रेक करना है या फिर उसको आइसोलेट करना है। तो उसके बाद ही सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे सर्किट ब्रेकर के बहुत सारे टाइप्स है। तो हम वो डिफरेंट टाइप्स हम एक आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट है इक्विपमेंट वो है पावर ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर तो हमें पता ही है, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि इट इज यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज। द पावर ट्रांसफार्मर इज यूज इन सबस्टेशन टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स आर यूज टू ग्रेजुअली रिड्यूस द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड फाइनली डिलीवर एट यूटिलाइजेशन वोल्टेज। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, ग्रेजुअली हम वोल्टेज उसका कम कर देते हैं एंड जहाँ पे यूटिलाइजेशन वोल्टेज है मतलब जो हम यूज करते हैं अप टू दैट वोल्टेज हम उसको रिड्यूस कर देते हैं। The modern practice is to use three-phase transformer in substation, although three single-phase bank of transformer can also be used. तो आप जैसे इस डायग्राम में देख सकते हो कि डायरेक्टली थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स यूज किया है, लेकिन पहले क्या होता था थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स भी हम यूज कर देते हैं। लेकिन थ्री सिंगल फेज अगर हमने यूनिट यूज किया तो उसमें क्या होता है कि स्पेस एक तो बहुत लगेगा, फिर उसके बाद तीनों का सिंक्रोनाइजेशन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या फिर तीनों के लिए अलग अलग टैप चेंजिंग इक्विपमेंट है वो हमें प्रोवाइड करना है। मतलब जो वोल्टेज का जो स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन के लिए हम लोग जो टैप चेंजिंग यूज कर देते हैं तो उसके लिए भी तीनों अलग अलग ट्रांसफार्मर के लिए हमें तीन अलग अलग टैप चेंजिंग इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं। लेकिन थ्री फेज ट्रांसफार्मर के लिए हम डायरेक्टली सिंगल जो यूनिट है वही यूज कर देते हैं। तो इसलिए थ्री फेज कंबाइन मतलब तीनों का एक साथ जो ट्रांसफार्मर है थ्री फेज का वो ज्यादा बेनिफिशियल है इकोनॉमिकली भी एंड स्पेस कंसिडरेशन वाइज भी। तो अभी हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। द फंक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स इज टू ट्रांसफर वोल्टेजेस और करंट्स इन पावर लाइन्स टू अ वैल्यूज विच आर कन्वीनियंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिलेज। तो हमें पता ही है कि जो ट्रांसमिशन लाइन्स में जो टोटल वोल्टेज है वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, केवीज में होते हैं 11 केवी 400 केवी 132 केवी। तो वो हाई वोल्टेज रीड करने के लिए हमें जो मीटर लगेंगे वो भी बहुत ज़्यादा बड़े लगेंगे। तो वो इकोनॉमिकल नहीं है, उतने बड़े वोल्टेजेस भी मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या करता है, जो हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज या फिर जो करंट होता है उसे वो स्टेप डाउन कर देते हैं, यानी कि वोल्टेज है वो कम कर देते हैं। सिमिलरली जो करंट है उसे भी कम करके हम लोग यूज़ करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का बेसिकली दो पर्पज़ है, एक तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए या फिर रिलेज के लिए।
यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज या फिर करंट जो कम हुआ है वो हम एज अ मेजरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं या फिर रिले ऑपरेशन के लिए भी यूज करते हैं। हमने देखा ही था कि रिले ऑपरेशन बाद में कमांड देता है सर्किट ब्रेकर को। तो ये साइकिल कैसे होता है, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर वोल्टेज या फिर करंट को वैल्यू कम कर देता है, फिर वो बाद में रिले को प्रोवाइड करता है और उसके बाद में रिले कमांड देता है सर्किट ब्रेकर को टू आइसोलेट द सर्किट। तो अभी हम देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के दो पार्ट्स क्या है। सबसे पहला है करंट ट्रांसफार्मर। तो जो सबस्टेशन में करंट ट्रांसफार्मर है वो कुछ ऐसा दिखता है, एंड जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी कि जो वोल्टेज काउंट करता है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो अभी हम करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या है ये अभी डिटेल में देख लेते हैं। तो करंट ट्रांसफार्मर में हम करंट का वैल्यू कम करते हैं, करंट का वैल्यू हम रिड्यूस करते हैं। हमें पता ही है P क्या होता है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो जो पावर है वो हमें प्राइमरी से सेकेंडरी साइड में कांस्टेंट पावर ट्रांसफर करनी है। तो अगर हमने करंट रिड्यूस किया, अगर हमें जो रिक्वायरमेंट है उसमें अगर हमें करंट कम चाहिए तो इसका मतलब हमें वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो इससे आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि करंट ट्रांसफार्मर इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि यहाँ पे हम लोग करंट कम करते थे इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, लेकिन नहीं, जो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ये टर्म है वो पर्टिकुलरली हम वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे करंट कम किया इसका मतलब हमें वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब इससे हम पता चलता है कि जो टर्न्स है वो प्राइमरी साइड में कम रहेंगे और सेकेंडरी साइड्स में ज्यादा रहेंगे। तो यूजुअली प्राइमरी साइड में 1 टर्न्स वगैरह होता है एंड सेकेंडरी साइड में जितना रिक्वायरमेंट है यानी कि 100 या फिर 500 या फिर 1000 वगैरह, ऐसा बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स। तो ऐसा कुछ फिक्स थंब रूल नहीं है इसके लिए, जितना भी हमारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसका रेंज चेंज हो सकता है। तो जो रेशियो है करंट ट्रांसफार्मर का वो 500:1 या फिर 100:1 ऐसा होता है। तो करंट ट्रांसफार्मर हम मेजरमेंट के लिए भी यूज करते हैं और प्रोटेक्शन के लिए भी यूज करते हैं। प्रोटेक्शन के लिए मतलब हम उसका जो आउटपुट है वो रिले को प्रोवाइड करता है और बाद में रिले सर्किट ब्रेकर को प्रोवाइड करता है। तो इससे अगर जो अनहेल्दी पार्ट है वो हम सर्किट से हटा सकते हैं। और ये है CT का जो सिंबल है वो ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो जैसे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मतलब वोल्टेज ट्रांसफार्मर, तो जिसमें हम वोल्टेज का वैल्यू है वो कम कर देते हैं। तो डायरेक्टली वोल्टेज का वैल्यू कम है मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही होगा, जिसमें स्टेप डाउन में हम क्या होता है, प्राइमरी में मोर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं एंड सेकेंडरी में लेस नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो जो रेशियो है वो डिपेंड करेगा कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के टोटल 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है CVT यानी कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट वोल्टेज ट्रांसफार्मर यानी कि EVT। तो जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है वो भी हम मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं और प्रोटेक्शन के लिए यूज कर देते हैं। तो आपने CT के केस में देखा होगा कि ये जो एक हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके ऊपर डायरेक्टली हमारा जो प्राइमरी जो एक टर्न है CT का वो हमने कनेक्ट किया, यानी कि जो सीरीज में इंसर्ट हम उसको बोल सकते हैं। और जो PT का जो केस है वहाँ पे एक लाइन यूज होता है और वहाँ पे एक दूसरा ग्राउंड यूज होता है। तो एक लाइन मतलब 1 लाइन एंड 1 ग्राउंड के बीच में हम पोटेंशियल उसका मेजर कर देते हैं और ये होता है सिंबल PT का। तो अभी हम देखते हैं कि सिंबल्स ऑफ द इक्विपमेंट सबस्टेशन। तो सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करते वक्त ये सिंबल्स यूज कर देते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे हैं इसके रिगार्डिंग, तो आप ये ध्यान से याद रखना क्या क्या है। तो बस बार के लिए हम लोग एक थिक लाइन यूज कर देते हैं। देन सिंगल ब्रेक आइसोलेटिंग स्विच यानी कि एक सिंगल साइड पे यूज होता है। डबल ब्रेक यानी कि आप देख सकते हो कि ये दोनों साइड पे ओपन होता है। उसके बाद है ऑन लोड आइसोलेटिंग स्विच। उसके बाद आइसोलेटिंग स्विच विथ अर्थ ब्लेड। करंट ट्रांसफार्मर का अभी हमने देखा, PT का भी अभी हमने देखा। ये होता है CVT का यानी कि जो कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर है उसका कुछ सिंबल ऐसे दिखता है। बाद में ऑयल सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर्स के टाइप्स हम लोग देखेंगे बाद में आने वाले लेक्चर में। फिर जो एयर सर्किट ब्रेकर है इसका भी डायग्राम आप देख लो एक बार, जो सिंबल कैसा है वो। फिर लाइटनिंग अरेस्टर्स है, आप वीडियो पॉज करके देख लेना और लिख लेना आपके नोट्स में। और ये है कुछ और सिंबल्स। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सबस्टेशन का जो अभी हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम थियरी पोर्शन ही है, कुछ ऐसा लॉजिकल या फिर न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं उसमें से।
तो इसके लिए जो लेक्चर है उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने जो एक्चुअल पिक्चर्स है सबस्टेशन के वो भी इंक्लूड किए हैं, तो आपको देख के उसका थोड़ा रेफरेंस आइडिया हो जाएगा। तो आने वाले लेक्चर्स में हम और भी इक्विपमेंट जो सबस्टेशन में यूज होते हैं वो हम इन डिटेल में देखेंगे, तो अच्छे से इसके नोट्स बनाइएगा। और अगले लेक्चर में हम सबस्टेशंस के ऊपर या फिर जो अभी तक डिस्कस किया है वो एंड कुछ एडिशनल टॉपिक्स के रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो वो वीडियो जरूर से देखना, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा या फिर आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने BMC-JEE का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, और आप स्टूडेंट्स के लिए यानी कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों स्टूडेंट्स के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए हमने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है फॉर BMC-JEE 2022 EE एंड ME, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप स्क्रीन पे QR कोड भी देख सकते हो, तो आप QR कोड स्कैन करके डायरेक्टली ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप खुद से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों स्टूडेंट्स एक दूसरे के डाउट्स भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाइएगा, और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर करना, और उन्हें भी ये जो टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना, तो आपका भी जो डाउट्स वगैरह है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो सबस्टेशन का जो आज का जो टॉपिक है उसके रिगार्डिंग, और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हमने वहाँ पे डिस्कस किए हैं जो इम्पोर्टेंट थ्योरी वहाँ से हम लोग कवर करेंगे। तो ये वीडियो मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।